बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विज़न प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सलीम साथियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मुल्क में मकबूल तरीन बयानात वो है जिसमें गा, गे, गी हो, हर चीज़ होगी, सब कुछ होगा, सब इंतज़ामात कर लिए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सबकी बिगड़ी बन जाएगी, सब बादल छट जाएंगे और सब यहीं रह जाएगा, मगर अफसोस हम ना होंगे। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे महंगाई पर और हुकूमती इदारे इन दिनों आवाम को किस तरह फैसिलेट करें, आवाम की किस तरह दाद रसाई करें और आवाम की किस तरह खिदमत करें। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ा नाम दिया है, बड़ा मुकाम दिया है और बहुत सारे NGOs के अंदर इस हवाले से काम करें और इस आवाम की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के अंदर सब के साथ मिलकर एक इज्तिमाई सूरत में एक ऐसी आवाज़ को पहुँचा रहे कि कोई ना कोई मसाइल जो आवाम के हवाले से हैं उसे किस तरीके से हल किया जाए। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील अहमद बेग साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मदु किया। और बेसिकली एक जो जैसे इंट्रो में आपने कहा कि आवाम के मसाइल, तो कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन कौंसिल ऑफ पाकिस्तान तो शायद इन मसाइल में अपने आप को ख़ुद महसूस कर रही है कि गहराई में हम जा रहे हैं, इतने मसाइल हैं। ठीक है। और शकील भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह इस हवाले से भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के कौन से ऐसे इदारे हैं जो इस वक्त आवाम की हकीकी मायनों में खिदमत कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका सवाल है कि हुकूमती कौन से ऐसे इदारे हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? जी, मेरा जवाब ये है। रीज़न ये है कि आवाम की खिदमत करना क्या होता है। बेसिकली आवाम की खिदमत ये होती है कि जिससे आवाम मुतमईन हो जाए, आवाम ये समझे कि हाँ इस अदारे ने मेरे लिए ये फ़लाँ काम किया। अब जैसे छोटी छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त अगर मैं शहर कराची की बात करूँ तो महंगाई का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि समंदर उमड़ के आया हुआ है और कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि मैं दरिया भी कह सकता था, मैं नहरें भी कह सकता था, ना नहरें बह रही हैं ना दरिया है, समुंदर की तरह महंगाई फैल रही है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि अगर खाने पीने की चीज़ों की, तो उसमें कौन सी चीज़ है जो इस वक्त सरकारी नर्ख पे एक आम आदमी को मिलती है? कोई चीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं एक अपने जुमले को बड़ा करूँ तो कब्र भी आज आपको सरकारी नर्ख पे नहीं मिलती। अब आ जाते हैं सुई गैस के ऊपर। क्या सुई गैस सार्फिन की हेल्प कर रहा है? नहीं। उनका जब ज़रा सा बिल आपका ओवर होता है तो बग़ैर बताए बाहर वो ताला लगाकर मीटर को चले जाते हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपका गैस जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपको कोई नोटिस भी सर्फ नहीं किया जाता। इसके हवाले से मैं बात करूँगा शकील में, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि महंगाई, क्या आप ये समझते हैं कि महंगाई का लफ्ज़ जो है सिर्फ हुकूमत के हवाले से सिर्फ लफ्ज़ ही रह गया? इस हवाले से क्या कहते हैं, आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम बेसिकली देखें, जब आवाम से वोट लेने होते हैं तो ज़्यादातर एक ही लफ्ज़ होता है कि हम जब आएंगे तो हम ये भी कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा गा गी ये, तो ये गा हो जाता है, यानी कि था हो जाता है। तो उस वक्त तो यही नारा सबसे अच्छा होता है कि हम आपको कपड़े भी देंगे, हम आपको खाना पीना भी देंगे, हम आपको रोटी भी देंगे, हर चीज़ सस्ती कर देंगे। ऐसा है कि नहरें बहेंगी। लेकिन जब आप हुकूमतों में आ जाते हैं तो हुकूमत में आने के बाद मुझे तो कभी नहीं किसी भी हुकूमत से, चूँकि मैं 3 हुकूमतें तो अपनी मसद CRPC के साथ देख चुका हूँ, इन 3 हुकूमतों में तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं नज़र आया कि जिसने कहा हो कि मैंने कहा था तो मैंने पूरा किया। अच्छा, माजी का रोना जैसे पीटते हुए आए कि हमें ऐसे उर्से में मिला, ये मिला, ये मिला, तो कैसे इस सिस्टम को बनाया जाए, कैसे इस सिस्टम के ऊपर काम किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माजी की बातें मेरे ख्याल हमें नहीं करनी चाहिए। रीज़न है कि माजी अगर अच्छा होता तो आपको वोट क्यों मिलते?
सिंपल सी बात है ना कि आपको वोट हमने दिए इसीलिए कि पुराना माजी ठीक नहीं था, तो हमने चाहा कि चले हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारा माजी तो ख़राब था ही था, हमारा मुस्तकबिल भी ख़राब होने जा रहा है, इसका हमें इल्म नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी चूँकि मैं 18वीं तरमीम के बाद सूबे ताकतवर है, इस वक्त चूँकि मैं सिंध में बैठा हूँ तो मैं सिंध की ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा, मैं कराची की बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कराची की जितनी आबादी है इतने तो बड़े बड़े मुल्क हैं। तो आप ये मुझे बताएं ना कि कराची के अंदर इस वक्त 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताएं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे आपको एक चीज़ भी ख़रीद के दिखा दें कि जो मुनासिब कीमत में मिल रही हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मुनासिब कीमत में मिल रही हो। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर इदारों की बात की जाए तो कई इदारे ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन शुरू से एक वतीरा बना हुआ है कि उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर अथॉरिटीज़ बना दी हैं। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करूँ तो ओगरा इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर मैं उसकी बात करूं अपना बिजली की तो नेपरा इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब ये दो अदारे जो है ना, ये अपनी मनमानियों से पैसे बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो अगर इन्होंने ये करना है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर करना है या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने करना है, तो फिर इस इदारे को क्यों बनाया गया है? मुझे आप बताएं कि अगर इस दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत कम की गई तो उन्होंने जो लिखा इन्होंने मनोन मान लिया, लेकिन पिछली दफ़ा जब कम की गई तो उन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ और कहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि करना धरता जो भी है वो गवर्नमेंट है। नेपरा या ओगरा ये इन इदारों के साथ बैठ के मीटिंग्स करती हैं। मुझे ये बता देना, ये दोनों इदारे कब इन्होंने कंज्यूमर बॉडीज को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया? शुरू में ये करते थे, लेकिन जब ये शुरू में करते थे तो शकील बेग भी वहां जाकर इनको बताता था कि क्या क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे याद है कि आप ही के प्रोग्राम में आकर हम ये बताते थे कि कॉपर की तारें उतरनी शुरू हो गई हैं। आप उस चीज के विटनेस हैं जब हम आपको बताया करते थे कि बिजली का KESC होती थी उस जमाने में, तो उस वक्त हम ये बताते थे कि कॉपर की तारें उतर रही हैं, एल्युमिनियम की तारें लगनी शुरू हो गई हैं। नेपरा के इजलास में जा जाके बताया। मैं फेडरेशन की तरफ से जब FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, इसका कंज्यूमर का और अडल्ट्रेशन का, तो मैं हमेशा जाकर ये रोना रोता था कि खुदा के वास्ते इनको रोको। क्योंकि देखें होता क्या है कि कॉपर से वोल्टेज आपकी घर तक पूरे आते हैं, ठीक हो गया। एल्युमिनियम से एक तो आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जब KEC होती थी तो लोगों के अगर कोई होम अप्लायंसेस को उड़ जाता था तो लोग जाके बकायदा केस करते थे, और वो था। अब तो केस कौन करेगा? बड़े से बड़ा वकील K इलेक्ट्रिक का अपना है। अच्छा, फिर जिस वकील को हम लेके जाएंगे बेचारा वो छोटा वकील होगा, उसके सामने एक बड़ा वकील खड़ा हुआ होगा। तो इदारे कोई भी गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में है नहीं। अच्छा, कैसे कंट्रोल्ड में होंगे? आपने उनके ऊपर अथॉरिटीज बना दी, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको। जब तक ये ड्रामाबाजी खत्म नहीं होगी, ये नेपरा वाली और ओगरा वाली, जब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। आप मुझे आपने पेट्रोल की कीमत वो ठीक कर दी कि जनाब इतने नेपरा ने कर दिया, आपने HOBC की कीमत क्यों नहीं कम की? वो आपने इनके ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी से कम कर लें। वो कौन होते अपनी मर्जी से करने वाले? तो हमें दो ना इजाजत, हम अपनी मर्जी चलाएंगे ना, हम सारिफ है ना, हम जाके पैसा दे के HOBC आप इतना महंगा बेच रहे हैं। ओ भाई, हमने माना कि वो कम बिकता है, हम ये मानते हैं कि वो अमीर लोगों के गाड़ियों में डलता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इससे पहले तो नेपरा उसके रेट निकालती थी ना, अब नेपरा ने उसको क्यों आज़ाद कर दिया है? इसी तरह अगर हम उसकी बात कर लें CNG की, तो आप CNG के रेट देख लें, वो उनको कह दिया गया कि आप खुद अपने तौर पे कर लें। तो भाई फिर ठीक है, अपने तौर पे सब चलने देना, फिर इसको पेट्रोल की कीमतें भी हम अब जो इंटरनेशनल कीमतें नीचे गिरी हैं तो आ जाए ना, फिर उस पर आ जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि हुकूमत के कंट्रोल्ड में कोई अदारा नहीं है, कोई अदारा नहीं है अगर इस तरह देखा जाए, और अगर वैसे देखा जाए तो सारे अदारे हुकूमत के कंट्रोल में हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे आपने मुझे कहा कि हम माजी की तरफ जाते हैं, कॉपर की पाइप की तरफ जाते हैं, इस तरफ आप जाते हैं, तो जिस वक्त आपकी सुनवाई नहीं होती थी तो आपने कोई ऐसा एहतजाज का दायराकार बनाया था कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही और आपने कोई एहतजाज किया, या उसके ऊपर कोई नोटिस आया, या फिर इसके ऊपर कोई बात हुई, या फिर उसमें कोई हल हुआ, कोई ऐसी सिस्टम आए? जब ये वाक़यात हो रहे थे तो अदालत ने खुद नोटिस लिए हुए थे, और अदालत में भी ये गए, इन्होंने जाकर अपने वो दिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हम ये वॉइस अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम इन तक पहुंचती है हमारी आवाज़। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, आज भी अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि K इलेक्ट्रिक नहीं सुनती है। मसला ये है कि उनको पता है कि भाई हमने क्या करना है वो हम करेंगे। उस वक्त भी सुनी गई,
इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम जो ये कॉपर उतर रहा है उसकी जगह एल्युमिनियम है, हम इस सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम कोई टेक्निकल लोग तो नहीं है ना, टेक्निकल कौन है? गवर्नमेंट के वो अदारे थे जिन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल करना, वो कौन थी? नेपरा थी। नेपरा को जब हमने ये चीज़ें बताई, हमने नेपरा को बाकायदा, मेरे पास आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है कि जिसके अंदर नेपरा को मैंने 10 चीज़ें बताई कि 10 चीज़ें करके ये कंज्यूमर को लूटती है बिजली का महकमा। ये किस तरीके से बताता है कि शंट ये क्या करते हैं कि जी शंट किया, आपने तार कुंडा मारा हुआ है, अगर किसी का केबल बिजली उसका टीवी का भी जा रहा होता है तो ये दिखा देते हैं कि वो देखा, तस्वीर खींच के ले जाते हैं, केबल को ये बिजली का तार बना देते हैं। अच्छा, अब कौन शंट करेगा? आप मुझे बताएं। मीटर सारे घरों से बाहर लग गए, मीटर तो आपके कंट्रोल में, शंट भी करोगे तो आप ही आके कभी करके जाओगे, अगर चोरी भी होती है तो आपके लोग मिले हुए होते हैं। आज भी कराची में कई इलाकों में बिजली चोरी कराने में के इलेक्ट्रिक के लोग खुद इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम जहनी मरीज हैं, हमें उतनी सैलरी नहीं देती के इलेक्ट्रिक। शकील भाई, के की तरफ मैं आता हूँ, के इलेक्ट्रिक की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं अभी महंगाई की तरफ ही आ रहा हूँ कि महंगाई का वो मेरा सवाल कि जैसे कि यहाँ हमारे कमिश्नर साहब एक लिस्ट आवेज़ा करवाते हैं कि भाई ये महंगाई के हवाले से, उस लिस्टों के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर तमाम डिस्ट्रिक्टों में घूमते भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस पे कितना अमल पैरा होते हैं और आप लोगों का क्या किरदार होता है कि आप जाके पब्लिक में, आवाम में क्या अवेयरनेस देते हैं, और कहीं इस हवाले से कोई अच्छा की तरफ इकदाम हुआ या नहीं? देखिए, बेसिकली ये इकदाम तो कमिश्नर कराची का जो कंट्रोलर जनरल प्राइसेस भी कहलाते हैं, वो इस चीज़ का इख्तियार उनके पास है कि हर 15 दिन के बाद ग्रॉसरी की लिस्ट निकालनी है उन्होंने, फ्रूट की और वेजिटेबल की सुबह सुबह डेली लिस्ट निकालनी है, इसी तरीके से मुर्गी की लिस्ट डेली निकालनी है, और वो डेली निकलती भी है। लेकिन ये था कि पहले लिस्टें जो थी वो प्रिंट होकर मार्केटों में जाया करती थी। अब चूँकि वो कहते हैं एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है, तो वो हमने सिस्टम इसमें डाल दिया है, अब जिसका दिल चाहे वो इसमें से निकाल ले और अपने तौर पे देख ले। इसका नुकसान ये हुआ कि ठेले वाला कहता है जी मुझे क्या पता है एंड्रॉयड क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। वो कहता है जी मैं पहले मुझे जो है ना 10 रुपए की लिस्ट आके मिल जाती थी, यहाँ आकर बंदा दे जाता था, हैं जी, और अब वो लिस्ट मुझे तकरीबन 30 से 40-50 रुपए की पड़ती है। मैं कंप्यूटर वाले के पास जाऊँगा, फिर वो प्रिंट निकालेगा, तो डेफिनेटली वो हर्डन्स उसको आ रहे हैं। तो वो एक तो ये इशू। दूसरी बात ये है कि जो ग्रॉसरी की लिस्ट है वो काफ़ी अरसे से नहीं निकली है। अब उसमें कीमतें इस वक्त कहीं ऊपर जा चुकी हैं और कहीं कम हो चुकी हैं। अब जो ऊपर जा चुकी हैं वो उस लिस्ट में मेंशन नहीं है। दूसरा, जब से कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से ज़्यादातर जो मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो ज़्यादा इस तरफ काम कर रहे हैं। पहले जब होता था तो पोलियो इशू चल रहा होता था, अब कोरोना चल रहा है, तो इस तरफ जो है ना थोड़ा खाली जा रहा है सिस्टम। रमज़ान में भी हम लेकर गए, हमारे साथ मजिस्ट्रेट गए, हमने जाके जहाँ कीमतें ज़्यादा थी उसके ऊपर फ़ाइन भी किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस तरह काम नहीं हो रहा। यहाँ रोकूंगा शकील भाई, जिस तरह आप कह रहे हो कि हम उनके पास लेके गए और हमने जो है क्या कहते हैं उनके ऊपर मजिस्ट्रेट साहब ने चालान भी किए, सब कुछ किया, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो लोग बेचारे जो ठेले पे, वो तो ये कहते हैं कि यार हमें तो पीछे से महंगा आ रहा है, तो ये क्या सिस्टम है? मतलब ये सलीम साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूँगा। एक तो पीछे की झूठ बोलते हैं वो महंगे की। रीज़न ये है कि इसी तरह आम पब्लिक भी हमारे से यही बात करती है, आम सारे भी हमसे ये करता है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि हम तो खुद सार्फिन की बका की जंग लड़ रहे होते हैं, उसके हकूक़ की जंग लड़ रहे होते हैं। हमने इस दफ़ा क्या किया, जब पीछे पीछे की आवाज़ें बहुत आने लग गई तो एडिशनल कमिश्नर कराची 1, 2, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर, इसके अलावा उस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर, और इसके अलावा ब्यूरो ऑफ सप्लाई के एडिशनल डायरेक्टर, इनको सबको लेकर हम चले गए मंडी। हमने कहा पिछों भी पहुंचो। तो पिछों का हाल मैं बताता हूँ। उस टाइम जो धनिया था वो 10 से 15 रुपए की गड्डी बिक रही थी रिटेल पे, वहाँ पर 1 रुपए की थी। अच्छा। पुदीना 20 रुपए की गड्डी शहर में बिक रही थी, वहाँ पर 2 रुपए की थी। यहाँ पर मिर्चें 200 रुपये किलो थी, वहाँ पर 55 रुपये किलो थी। वहाँ पर कोई मिर्च 35 रुपये किलो थी। तो पीछो सस्ता है बहुत। अच्छा, बिल्कुल सस्ता है, लेकिन कितना अमाउंट को प्लस करके वो लोग बेचने की वो करें? अब मैं आपको एक चार्ज कर दूं कि बाकायदा इसके अंदर मैकेनिज़्म है, उस लिस्ट के हिसाब से उनके किसी जगह 10% है, किसी जगह 12% है, डिफरेंट कीमतों के ऊपर डिफरेंट रेट इन्हीं के होलसेलर ने आकर डिसाइड किए हुए हैं, हमने नहीं किए हैं, उन्होंने इनको इतने रेट दिए हैं। और उसके बाद होता क्या है कि अब हम पहले आप समझते हैं कि ये शहर तक लाते हैं, तो शहर तक ये वहाँ से इनका
माल निकल के गेट तक आता है 1 रुपये किलो, और फिर फी गाड़ी के अंदर जो जाता है 1 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है शकील भाई, इस पे बात करते हैं, मुझे इशारा हो रहा है यहाँ ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम विज़न और मेरे साथ मौजूद है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील अहमद बेग साहब। सर, आपसे इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले, और मैं इसी हवाले से पूछ रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं कहूँगा कि आप उस पर काफ़ी कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और इस हवाले से आप हमें बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने जो अपने इस दफ़ा यूनिट के हवाले से हुकूमत ने भी ये कहा कि हम इनको रिलीफ देंगे, तो क्या इस तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात। फिर सेकंड बात ये है कि इस वक्त एक और सवाल भी इसमें शामिल करता चलो कि लोड शेडिंग के हवाले से भी आप ज़रा सा इस हवाले से हमारे आवाम को आगाही दें। देखें, एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि पब्लिक घर में रहे। ये कौन कह रहा है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा है। ये कौन कह रहा है? पूरी दुनिया कह रही है। अब अगर इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कह रहा है, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में रहने का मकसद है कि उसको कम से कम 24 घंटे बिजली तो मिलनी चाहिए ना। सही है जी। अब जब उसको बिजली नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि जब लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक जो कर रही है इस वक्त, एक नया ड्रामा के इलेक्ट्रिक ने शुरू किया है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके पास जिन लोगों के मोबाइल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक मैसेज कर देते हैं 24 घंटे में 3 मरतबा वो 1-1 घंटे का मैसेज करते हैं कि ये अभी इतने बजे आपकी बिजली जाएगी, इतने बजे आएगी, इतने बजे। जबकि ये भी एक लोड शेडिंग का एक नया तरीका ईजाद किया है। यानी कि ये समझ लें कि आपने डिवाइस जो है उसका एक नया तरीका इस्तेमाल कर लिया कि लोगों को ये बताने के लिए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक लोड शेडिंग अनाउंस कर दें, आप उन एरिया में भी बिजली लेके जा रहे हैं जहां आपके लॉसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर आएं। जब घर से बाहर आएंगे तो 100% फिर वो कोरोना की मर्ज लेकर आएंगे। जब वो मर्ज लेकर, बीमारी लेकर, वबा लेकर अपने घर जाएंगे तो 100% उनको कोरोना होगा। तो कोरोना कराने में मुझे ऐसा लगता है कि के इलेक्ट्रिक अपना रोल प्ले कर रही है। एक, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरफ सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो बिल आए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि 300 यूनिट का जो बिल होगा उससे कम का उनको 2 किस्तें कर दी जाएंगी। आपने वो 2 किस्तें करके उनको भेज दिया। अब वो बिल आया किसी का 1200, किसी का 1500। अच्छा, इन्होंने अपने जो मीटर चेकर था उसको नहीं भेजा, मीटर चेक करने नहीं गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल जो था वो अगली दफ़ा लगकर आ गया। वो इन्होंने पुराने पिछले साल के देखकर उसी तरीके से उसको बिल भेज दिए। अब जब मीटर रीडर करने गया, अब इनको पता था कि हमने अब कौम के साथ जो करना है ना वो बहुत बुरा होना है। मतलब फर्स्ट बिल, आपको रोक रहा हूँ, फर्स्ट बिल एवरेज भेजा, दूसरे का वो इंस्टॉलमेंट डाल दी। एवरेज भी वो वाला एवरेज नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कि जो लास्ट ईयर जो था उसको देख के कर दिया। अच्छा, वो कम आ गया मिसाल के तौर पे, आपको उन्होंने खुश हो गए कि वाह जी वाह क्या मजे आ गए के इलेक्ट्रिक ने। वो मजे नहीं थे। वो के इलेक्ट्रिक अभी आपको एक इंजेक्शन लगाने वाली, वो क्या था, अब आपके यूनिट बढ़ा रही थी, स्लैब बदलना था। जब स्लैब बदल गया, आप 300 से ऊपर चले गए, अब यूनिट महंगा हो गया, आपका यूनिट महंगा हो गया ना। अब आप मुझे बताएं, ऊपर से आपने एक नई बदमाशी और बनाई हुई है पूरी दुनिया में। मुझे नहीं पता किसी मुल्क में ये होता है नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये एक अजीब सी बात है। ऑनलाइन टैक्सी बुला लें, पीक आवर्स, सुई गैस पीक आवर्स, के इलेक्ट्रिक पीक आवर्स। भाई ये कौन से पीक आवर्स है? पूरी दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा बिकती है उसकी कीमत कम होती है। हमारे मुल्क में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जबकि अभी मिनिस्ट्री कह रही है, उसका वजीर कह रहा है कि, बल्कि वजीर ख़जाना ने उस दिन स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे पास इतनी बिजली बन रही है, इस्तेमाल इतनी हो रही है। तो भाई ये कहाँ जा रही है? के इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला है? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आप लगा कर लोगों को भेज रहे हैं। और दूसरी बात है कि 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप 4 घंटे के लिए आप पीक आवर्स ले लेते हैं। वो यूनिट आपको पीक आवर्स का जो है वो तकरीबन 20 रुपए से ऊपर का पड़ता है। और फिर इसके अलावा जो टैक्सेस आप ले रहे होते हो, गवर्नमेंट जो टैक्सेस डालती है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये कहा था और हम बड़े खुश हुए थे। उन्होंने कई इंडस्ट्रीज के अंदर से कहा था कि ठीक है हम ये टैक्सेस माफ कर देंगे। बिल्कुल कर दें आप, हम आपकी बात को मानते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन क्या ये टैक्सेस आम सारिफ को, उसके घर में जो बिजली में लगकर आ रहे हैं, जर्नल सेल्स टैक्स, ठीक है, के इलेक्ट्रिक टैक्स,
ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये अगर इसको टैक्स को भी, अगर वो विद होल्डिंग टैक्स है, इसको अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो 50% रिलीफ दे दे उसमें से, तो बिजली और सस्ती हो जाएगी। अच्छा, अब इस वक्त 14 रुपये 38 पैसे का यूनिट, वो अगर पीक आवर्स को साथ डाल दिया जाए और मैंने उसकी एक एवरेज निकाली तमाम टैक्सेस वगैरह करके, तो 21 रुपये 70 पैसे का आपको यूनिट पड़ जाता है। एक घर को 21 रुपये 70 पैसे का यूनिट पड़ता है। बिजली पर टैक्स लगने के बाद पीक आवर्स आपको इतना शूट करता है। तो मुझे बताएं पीक आवर मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ वो 4.5 घंटे का ही, वो 4 घंटे का है। हाँ, सर यही तो बिजली टाइम खर्च होता है ना, खर्च करने का। मकसद ये है कि हर घर में रात में ये शाम 6 से 10 बजे हो बहुत अच्छा काम किया है। आप मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं हैरान होता हूं, मुझे बड़ी हैरानगी है ये हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। मकसद हम बजाय जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है, एक आदमी कहता है यार मैंने तो ज़्यादा खरीदी है, तो बोले अच्छा भाई एक के साथ 2 ले लो। ऐसा होता है ना, एक सूट है तो उसके साथ एक फ्री, तो भाई आप गेट तो आप तो उसकी कीमत बढ़ा रहे हो। तो इस वक्त अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने जिस तरह शुगर माफिया का कंट्रोल किया, जिस तरह आटा माफिया का कंट्रोल किया, तो मैं उनसे चाहूँगा कि आप के इलेक्ट्रिक माफिया को भी कंट्रोल करें। इस वक्त मदर पिदर आज़ाद है, मैं बल्कि ये कहूँगा बदमस्त हाथी बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक। कराची के सार्फिन, खुदा की कसम कोरोना से उनको कुछ नहीं हो रहा, कोरोना उनको कुछ नहीं करेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो कोरोना की बीमारी भी लगवा रही है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग बिल लेके खड़े हैं 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का, कि किस्तें कर दो, किस्तें नहीं कर रहे। अगर ये नहीं हुआ तो वो जिस तरह दूसरी बीमारियाँ तो लग रही हैं, लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक के वजह से सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से मौत उनकी वाक़ई। अच्छा, आपने ऐसी अपनी बातों के अंदर ही एक बात की कि लोड शेडिंग के हवाले से, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे तो फिर उसके बाद मैं डिस्टर्ब करता तो आप कहीं और निकल जाते। तो आपने कहा कि लोड शेडिंग के हवाले से जो ये 2-2 घंटे या 1-1 घंटे का उन्होंने इस तरीके से मैसेज के ज़रिए भी करना शुरू कर दिया। फिर अब जो बहुत सारे इलाके क्या कहते हैं लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सब घरों के अंदर ये, और उसके अंदर भी अगर ये लोड शेडिंग करते हैं रातों को, दिन को, और गर्मी जिस तरह है, तो क्या यानी क्या तरीक़ेकार बनाए हुआ है उन्होंने? तो आप उस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त? मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ जी। मैंने बल्कि इनके एक डिकू है उनसे बाकायदा अपनी वॉइस मैसेज भेजा और मैं उनका वेट करता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूँगा, जैसे कि वो कहते हैं। और मैं कहता हूँ बल्कि मुझे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं मिलने में आसानी होगी, वो शायद मुझसे मुलाकात कर लेंगे, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक का जनरल मैनेजर जो है ना, वो अपने दफ्तर से भी नहीं निकलता, और मुझे बड़े अच्छी यादें इनके साथ मेरी रही हैं कि मैं इनके साथ इनके सिस्टम को ठीक करने के लिए, पब्लिक को ठीक के मसाइल हल करने के लिए मैं इनके दफ्तरों में 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा रहा हूँ। सिर्फ किसके लिए? मेरा बिजली का बिल नहीं था, सारिफ का था। लेकिन जहां आपने अभी लोड शेडिंग की बात की, अभी जिस इलाके में आप मेरे साथ प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके करीब का इलाका लोड शेडिंग की वजह से बंद है इस वक्त। 2.5 घंटे जाती है, 24 घंटे में 3 मरतबा, 7.5 घंटे जिसके घर में बिजली नहीं होगी। आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? वो जाके बाहर दरवाजे पे बैठेगा या कहीं गली में घूमेगा? बाहर जाएगा तो पुलिस उसको डंडे मारेगी कि अंदर जाओ। तो मुझे बताएं कि कहाँ का छोड़ा। शकील भाई, आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ कि इनफरादी हैसियत से आप कह रहे हो कि मैंने 3 घंटे गुजारे, मैंने 4 घंटे गुजारे, तो आप क्या समझते हो कि आपकी आवाज़ को थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन के बाद फिर वो खुद ब खुद वो सिस्टम में बैठ जाएगी? तो क्या हम ये समझते हैं कि हमने एक वीडियो वायरल कर दी, या हमने कोई ऐसा पैगाम पहुँचा के हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, या हमने वो सोच को बेदार करके आगे तक बात पहुँचा दी? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो किसी के पास वक्त ही नहीं है। वो तो कहता है यार इसका काम है, ये करने दो ना, अभी बिल आ गया, वो कहेगा यार मैं कहाँ इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, भर दो। मतलब ये वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, इसको किस तरीके से आप ये समझते हो कि मेरे साथ कुछ लोग भी मिले और इस हवाले से बात करें? क्योंकि हर शख्स अगर अपने हिस्से का काम करेगा तो जब जाके काम होगा, मैं ये समझता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम तो हमारी जो दुकान है ना, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, वो 24 घंटे उसका शटर खुला हुआ रहता है। यानी कि मैं रात में भी सोशल मीडिया पे जो मेरे साथ मसले मसाइल लोग कर रहे होते हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर रहा होता हूँ। और मैं कोई सैलरी नहीं लेता, ना मैं हम कोई इस तरह की आमदनी है कि जिसके तहत, लेकिन इसलिए हम करते हैं कि हमें पाकिस्तान का दर्द है, हमारे दिल में जो है ना कौम का दर्द है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ कि हमने इतनी बेदारी तो कर दी है
कि अब सोशल मीडिया पे लोग जो है ना वो इनको पूछने लग गए हैं, वरना पहले कोई नहीं पूछता था। दूसरी बात यह है कि हम खामोश नहीं होते हैं, हम कभी खामोशी नहीं रखते। 2011 में सलीम साथियानी साहब ने मेरे से प्रोग्राम किया था बिजली पे, ठीक है। आज हम 2020 में बैठे हैं, तो आज भी आप मेरे साथ के इलेक्ट्रिक पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इतने अरसे में 10 साल में भी खामोशी नहीं है, हम पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम जिनको वोट देकर हम आगे भेजते हैं तो उनका काम है, बेसिकली हमारा काम है वॉइस को बढ़ाना। लेकिन मैं यहाँ आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहूँगा। इस वक्त सूबा सिंध में एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है, वो है सूबाई गवर्नमेंट ने बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट्स बना दी हैं। कंज्यूमर कोर्ट काम कर रही हैं। सिंध के 29 डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रही हैं। 4 कोर्ट्स सिटी कोर्ट के अंदर बनी हुई हैं, 2 कोर्ट मलीर कोर्ट में बनी हुई हैं। आपको कोई भी इशू है, चाहे के इलेक्ट्रिक के हवाले से हो, चाहे एसएसजीसी के हवाले से हो, चाहे वाटर बोर्ड के हवाले से हो, चाहे आपको दूध वाले की दुकान से हो, चाहे ग्रोसरी की दुकान से हो, या किसी मॉडर्न ट्रेड से हो, या ऑनलाइन शॉपिंग से हो, आप सबके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स का दरवाज़ा बजा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके सिंपल सी, मैं आपकी मीडिया का फ़ायदा उठा के ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप सिंपल सी एक दरख्वास्त लिखेंगे, और वो दरख्वास्त होगी उस कंपनी के नाम जिसने आपके साथ चीट किया है, या जिसने आपको बिल ज़्यादा भेजा है, या जिसने आपके साथ हाथ दिखा दिया और गलत चीज़ आपने मंगवाई, सही चीज़ उसने गलत चीज़ आपको भेज दी। आप उसको एक दरख्वास्त की ख़त की सूरत में एक लिखेंगे और उसको बताएंगे कि जनाब आपने ये मेरे साथ ज़्यादती की है और इसको आप ठीक करें 15 दिन के अंदर, वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ। तो जब आप उसको ये खत भेजेंगे तो ये आप कोरियर कर देंगे। कोरियर की रसीद आप अपने साथ रखेंगे, साथ में जो खत लिखा हुआ है उसकी कॉपी आप अपने साथ रखेंगे। ठीक 15 दिन के बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस कोर्ट में वहां चले जाएं, वहां जाकर जज साहब के पास आप ये पेश कर दें अपनी जो आपने किया था, एक दरख्वास्त भी साथ लगा देंगे। उसके बाद वो जज साहब जो हैं वो उस कंपनी या उस अदारे के जो भी लोग होंगे उनको बुलवा के उससे पूछा जाएगा। अगर 15 दिन में उस कंपनी ने या उस अदारे ने या इंडिविजुअल ने आपको कंपलसेट कर दिया तो कहानी ख़त्म, और अगर नहीं किया तो अदालत उसको बुलाएगी, और ये मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने किया तो इंशाअल्लाह ताला इसका फैसला हो जाता है। कई केसेस ऐसे हैं जो 1 हफ्ते में भी हल हुए हैं, कई केसेस ऐसे हैं जो 15 दिन में भी हल हुए हैं। मैं बहुत मुतमईन हूं कंज्यूमर कोर्ट से, आप भी दरवाजा बजाएं कंज्यूमर कोर्ट्स का, लेकिन इसके लिए जाना आपको पड़ेगा। इसके लिए कंज्यूमर बॉडी आपके साथ नहीं जा सकती है, क्योंकि ये अदालत है। हाँ, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आप आएँ हमारे सोशल मीडिया पे, हम आपको वहाँ पर भी गाइड करेंगे। और आखिर में मैं अपना जो सोशल मीडिया का एड्रेस है वो भी मैं दे दूंगा। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स लाजमी चाहिए। अभी इस वक्त बहुत बड़ा नाम है ऑनलाइन का, बहुत बड़ा पाकिस्तान में नाम है, उसको भी बाकायदा 50,000 का फाइन कंज्यूमर कोर्ट ने किया है। इसका मतलब है कि अब इंशाल्लाह ताला ये ऑनलाइन भेजने वाले भी जो है ना, इनको भी मदर पिदर आज़ाद सारिफ नहीं छोड़ेगा। ठीक है शकील भाई, मैं आपसे इस तरफ अगर सवाल की तरफ निकल गया तो वक्त मेरे पास बहुत कम है। अदालतों के हवाले से बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी है, और कोर्ट के हवाले से भी बहुत सारी परेशानियां भी है। केस इतने लंबे लंबे चले जाते हैं। थाने के अंदर अगर मैं जाऊं तो अभी मैंने देखा कि एक जो है हमारी तरफ ही रॉन्ग वे से आ रहा था, उसकी FIR कट गई। अब थाने वाले भी जा रहे हैं, कोर्ट वाले भी जा रहे हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, पेशकार, ये वो, ये एक अलग डिबेट है और अलग चले जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके हवाले से प्रोग्राम करेंगे। माशाल्लाह आप जो कह रहे हैं इस हवाले से कि बस इसमें अवेयरनेस आने की वो है, और नहीं होता तो फिर आपकी तरफ आएँ तो इंशाल्लाह आप तमाम मसले को हल करेंगे। मेरा एक और सवाल है कि सुई गैस के हवाले से अगर हम बात करें कि सुई गैस के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ आते हैं तो वो जो आप सब समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पानी मिक्स हो जाता है सीवरेज का और इसका, ये वाले सारे के सारे, फिर कंटेनर की टैंकर की बात करें तो टैंकर के हवाले से भी प्रॉब्लम आती है। ज़रा से इसको भी समेट लें, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम। सुई गैस का ये हाल है जी। सुई गैस का एक तो लोड शेडिंग का हालांकि अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग CNG की तरफ कम है और पेट्रोल की तरफ लोग ज़्यादा चले गए। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ये कंप्लेंट्स भी हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग है। लेकिन दूसरी तरफ बिलिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने भी, इनकी बिलिंग भी बहुत ख़राब हो गई है। असल में इन्होंने के इलेक्ट्रिक से सीखा है सुई गैस की इंतज़ामिया ने के इलेक्ट्रिक से सीखा है कि किस तरह सारिफ को तंग करना है, किस तरह, वरना पहले सुई गैस सबसे बेहतरीन इदारा था।
यानी कि मैं समझता हूँ कि कभी सिर्फ लोड शेडिंग के अलावा इनकी बिलिंग की कभी कंप्लेन नहीं आती थी, लेकिन अब इनकी बिलिंग की कंप्लेन आने लगी। ख़ासकर ये कोरोना में जबकि रिलीफ दिया गया है, उस रिलीफ को भी सुई गैस ने नहीं शकील भाई, अभी मुझे इशारा हो रहा है क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल वक्त की घड़ियाँ जो है मुझे ये बता रही कि प्रोग्राम के एंड की तरफ ही जाना, और आप कोई ऐसा पैगाम दे दें फिर उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करने की तरफ जाऊँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम करेंगे, उसके हवाले से और भी मज़ीद गुफ्तगू करके इस सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। मेरा बस ये है कि आप कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि कोई भी पाकिस्तान में जितनी कंज्यूमर बॉडीज़ हैं उन तमाम से आप रब्ता करें। अगर कोई भी आपका मसला है, और हमारे साथ रब्ता करने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं crpc.pakistan@gmail.com पे। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज है crpc.pk के नाम से, आप उस पर भी आ सकते हैं, ट्विटर पे भी आ सकते हैं consumer_4_CRPC, उस पर भी आ सकते हैं। व्हाट्सअप अगर आप करना चाह रहे हैं तो 0321821663 पे भी आप कर सकते हैं। आप हमें बताएं, हम आपकी एडवोकेसी कर सकते हैं, हम आपके साथ ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, और इंशाल्लाह ताला CRPC और हमारी पूरी टीम आपके साथ इंशाल्लाह ताला सारिफ के साथ खड़ी है। मसाइल बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान से इन मसाइल के हल के लिए कुछ ना कुछ रब्बुल करीम करेगा तो ज़रूर हल निकलेंगे। बहुत शुक्रिया शकील साहब। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे थे, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से हम पुरुमीद है, और कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जिसके अंदर हम नाउमीदी की बातें करें। हर रात के बाद सवेरा है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से शकील बेग साहब बात कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेमन न्यूज़ के चैनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी हम ये सारी चीज़ों को हल कराने की कोशिश करेंगे, और कैसे होगा और किस तरीके से होगा, ये अगर सोच हम अपने जहनों के अंदर बिठा ले कि इनफरादी तौर पर जो है कोई भी चीज़ हो नहीं सकती जब तक कि इज्तिमाई सोच नहीं बेदार की जाए, और हम सबको अपने हिस्से का काम करना है, और हम सबको अपना एहतसाब करना है, और हम सबको मिलकर ही जो भी मसले मसाइल है उसको हल करना है। तो सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए, और फिर इनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम काम आसानी के साथ हल हो जाएंगे। इसी अल्फाज़ के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम साथियाने को। जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।